नमस्कार। आज हमारे सामने विक्टर ई फ्रैंकल की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग पर आधारित एक समीक्षा है। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसानियत की सबसे अंधेरी जगहों में से एक से निकलकर आया है। तो आज हम इस समीक्षा के पन्नों को पलटकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए तो उसके पास जिंदा रहने की वजह क्या बचती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी फिलोसोफर की बात नहीं कर रहे हैं जो लाइब्रेरी में बैठकर जीवन का अर्थ खोज रहा था। विक्टर फ्रैंकल खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे जिन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप ऑश्विट्ज में कैद कर दिया गया था। उन्होंने जो भी लिखा है वो कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि अपनी आंखों से देखा और अपनी हड्डियों में महसूस किया हुआ सच है। और शायद यही चीज उनके शब्दों को इतनी ताकत देती है। तो चलिए इसी सच की गहराई में उतरते हैं। समीक्षा का जो सबसे बड़ा सार है वो नीत्शे के एक कथन से शुरू होता है जिसे फ्रैंकल बार बार दोहराते हैं। जिस इंसान के पास जीने का कोई क्यों होता है वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कैम्प की असलियत में इसका क्या मतलब था? वहां तो लोगों के पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, ये कहना भी शायद कम होगा। सोचिए, आपका परिवार आपसे छीन लिया गया, आपका घर, आपके कपड़े, यहां तक कि आपके सिर के बाल भी। आपका नाम छीनकर आपकी बाह पर एक नंबर गोद दिया गया। आप अब एक इंसान नहीं, सिर्फ एक नंबर है। हाँ, सिर्फ एक नंबर। हर दिन भूखे, ठंड में ठिठुरते हुए और हर पल इस डर में कि अगला नंबर शायद आपका हो। ऐसे में जीने का क्यों कहां से आएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब बाहरी दुनिया आपको तोड़कर सिर्फ एक नंबर बना देना चाहती है, तब आपके अंदर क्या बचता है? फ्रैंकल ने वहीं पर एक बहुत अजीब चीज देखी। उन्होंने पाया कि जो लोग शारीरिक रूप से सबसे मजबूत थे, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहें। अच्छा, जिंदा वो लोग रह रहे थे जिनके मन में जीने की कोई गहरी वजह थी। कोई अपने बच्चे से दोबारा मिलने का सपना देख रहा था, कोई अपनी अधूरी रिसर्च पूरी करना चाहता था, कोई अपनी पत्नी को मन में रखकर जी रहा था। उनका शरीर टूट रहा था, लेकिन उनका दिमाग वो किसी मकसद से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर लड़ी जा रही थी। बिल्कुल। और यहीं से वो उस नतीजे पर पहुंचे जो इस किताब की आत्मा है। समीक्षा में भी उस लाइन को खास तौर से हाईलाइट किया गया है। Everything can be taken from a man, but one thing. The last of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances. यानी आपसे आपका सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के। हाँ, किसी भी हालात में अपना नजरिया चुनने की आजादी। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। वो हमें मार सकते थे, हमें भूखा रख सकते थे, पर वो ये तय नहीं कर सकते थे कि हम अंदर से कैसा महसूस करें। वो हमारे दिमाग में नहीं घुस सकते थे। सही है। हाँ, और फ्रैंकल ने इसके जीते जागते उदाहरण देखे। उन्होंने ऐसे कैदियों को देखा जो अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा किसी और ज्यादा बीमार कैदी को दे देते थे। वो गार्ड्स के बीच घूमते हुए दूसरों को तसल्ली के 2 शब्द कहते थे। ये छोटे छोटे काम एक तरह की बगावत थे। बिल्कुल, एक बगावत। ये लोग अपने बर्ताव से ये कह रहे थे, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन तुम मेरी इंसानियत नहीं छीन सकते। मैं तय करूंगा कि मैं कौन हूं। वो दर्द में थे, लेकिन उन्होंने उस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी अनुभव से एक पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल थ्योरी का जन्म हुआ है ना, लोगोथेरेपी। हाँ, लोगोथेरेपी। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में ये है क्या? इससे ऐसे समझिए जैसे आप पूछ रही हो कि इंसान को सुबह बिस्तर से कौन सी चीज उठाती है। उस समय के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड कहते थे, सुख का लालच। अच्छा। एक अच्छी चाय, अच्छा खाना, आराम, जिसे वो प्लेजर प्रिंसिपल कहते थे। उनके बाद आए एल्फ्रेड एडलर ने कहा, नहीं, इंसान को शक्ति की चाहत उठाती है, दूसरों से बेहतर बनने की इच्छा, जीतने की इच्छा। विल टू पावर। हाँ, विल टू पावर। और फ्रैंकल इन दोनों से सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। फ्रैंकल ने कहा कि इंसान की सबसे गहरी और असली प्रेरणा ना तो सुख है, न ही शक्ति। यह है अर्थ की खोज, द विल टू मीनिंग। उनका मानना था कि इंसान को जो चीज असल में चलाती है वो ये एहसास है कि उसके जीवन का कोई मतलब है, कोई मकसद है। अगर जीवन में अर्थ है तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल और दर्द को भी झेल सकता है, और अगर जीवन में अर्थ नहीं है तो वो हर सुख सुविधा होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करेगा। एकदम। तो ये लोगोथेरेपी एक तरह से मीनिंग थेरेपी हुई,
यानी ये इंसान को उसके जीवन का अर्थ खोजने में मदद करती है। पर सवाल ये है कि कोई अर्थ खोजे कैसे? क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? हाँ, समीक्षा के अनुसार फ्रैंकल ने कोई जटिल फॉर्मूला नहीं बल्कि 3 सीधे साधे रास्ते बताएं। इसे एक तरह का टूल किट समझ सकते हैं। अगर आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो इन 3 दरवाजों में से कोई एक चुन सकते हैं। ओके। पहला दरवाजा है कुछ बनाकर या कोई काम करके, बाय क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, चाहे वो आपकी नौकरी हो, कोई कला हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपसे बड़ा हो, तो आपको सार्थकता का एहसास होता है। मतलब अपने काम में मकसद ढूंढना, ये तो समझ आता है। दूसरा दरवाजा क्या है? दूसरा दरवाजा है किसी से जुड़कर या प्यार करके, बाय एनकाउंटरिंग समवन और एक्सपीरियंसिंग समथिंग। जब हम किसी इंसान से गहरा रिश्ता बनाते हैं, उसकी परवाह करते हैं, तो हमारा जीवन खुद ब खुद सार्थक हो जाता है। और ये सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं है? नहीं, ये दोस्ती, परिवार, किसी के लिए भी हो सकता है। फ्रैंकल ने खुद कैंप में अपनी पत्नी की यादों के सहारे बहुत मुश्किल समय काटा। वो मन ही मन उनसे बातें करते थे। ये कनेक्शन उन्हें ताकत देता था। और तीसरा रास्ता, समीक्षा कहती है कि वो सबसे अनोखा है, पीड़ा या कष्ट के जरिए अर्थ खोजना। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। दर्द से कोई मतलब कैसे निकाल सकता है? हम तो मतलब पूरी जिंदगी दर्द से भागते हैं। और यही फ्रैंकल का सबसे बड़ा और आप कह सकती हैं रैडिकल आइडिया है। वो कहते हैं कि जब दर्द को टाला ना जा सके, जैसे कोई गंभीर बीमारी, किसी अपने को खो देना या कोई ऐसी स्थिति जिसे हम बदल नहीं सकते, तो हमारा रवैया ही सब कुछ है। उस दर्द को एक मकसद दिया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि मैं ही क्यों, बल्कि सवाल ये है कि अब जब ये हो ही गया है तो मैं इसका सामना कैसे करूं? क्या मैं टूट जाऊं या इस अनुभव से और मजबूत बनकर निकलूं? क्या इसका कोई उदाहरण है किताब में? क्योंकि ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल है। हाँ, बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे उन्होंने सूर्यास्त की खूबसूरती में या किसी साथी कैदी के एक दयालु शब्द में भी उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने उस असहनीय पीड़ा को एक चुनौती की तरह लिया, अपनी आत्मा की मजबूती को परखने का एक मौका। वाह! ये सोच पीड़ा को एक बेमतलब की त्रासदी से एक व्यक्तिगत जीत में बदल देती है। ये कहती है कि आपका दर्द बेकार नहीं जाएगा अगर आप उसे एक मतलब दे दें। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये फिलॉसफी एक बहुत ही एक्सट्रीम, भयानक हालात से निकली है। क्या ये हम जैसे लोगों पर भी लागू होती है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे करियर में असंतोष, सोशल मीडिया का प्रेशर या रिश्तों की छोटी मोटी परेशानियां? क्या ये हमारे दर्द को कम नहीं आंकती? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ये आज के समय में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। फ्रैंकल ने इसके लिए एक शब्द दिया था, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। अस्तित्व का खालीपन। हाँ, अस्तित्व का खालीपन। ये वो एहसास है जब आपके पास शायद सब कुछ होता है, पैसा, आराम, सुरक्षा, मनोरंजन के 100 साधन, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूं, या क्या यही सब कुछ है? वो खालीपन, हाँ, ये बहुत जाना पहचाना एहसास है। बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लोगों के पास कुछ नहीं था, लेकिन कई लोगों के पास जीने का एक मकसद था। आज हमारे दुनिया में कई लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन जीने का कोई मकसद नहीं है। यही एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है। और फ्रैंकल के अनुसार डिप्रेशन, नशा और आक्रामकता की जड़ अक्सर यही खालीपन होता है। लोग इस खालीपन को भरने के लिए सुख या शक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन वो उसे भर नहीं पाते। तो फ्रैंकल की लोगोथेरेपी आज के इस खालीपन का इलाज है। ये कहती है कि खुशी के पीछे मत भागो, मतलब के पीछे भागो। एकदम सही। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, हैप्पीनेस कैन नॉट बी परस्यूड, इट मस्ट एंसू। यानी खुशी का पीछा नहीं किया जा सकता, वो किसी काम का नतीजा होती है। अच्छा। जब आप अपने जीवन में कोई अर्थ खोज लेते हैं, कोई ऐसा मकसद जो आपसे बड़ा हो, तो खुशी एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप चली आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ खुशी का पीछा करेंगे तो वो हमेशा आपसे दूर भागेगी। ये तो आज की पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के खिलाफ जाता है, जो हमें हर वक्त खुश रहने के तरीके बताती है। फ्रैंकल कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य खुश रहना नहीं, बल्कि सार्थक होना है। हाँ, और यही बात इस किताब को सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब से कहीं ज्यादा गहरा बनाती है। समीक्षा भी इस बात पर जोर देती है, यह आपको कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कराने वाली किताब नहीं है। ये जीवन की सच्चाई से आपका सामना कराती है और आपको एक मजबूत जमीन देती है। सही है। और इसीलिए ये हर किसी के लिए है। उस स्टूडेंट के लिए जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है, उस प्रोफेशनल के लिए जो अपनी नौकरी में खालीपन महसूस कर रहा है, या किसी भी उस इंसान के लिए जो जीवन के बड़े सवालों से जूझ रहा है।
एक और बात जो समीक्षा में बताई गई है वो है किताब की शैली। विषय इतना गहरा है लेकिन किताब बहुत छोटी और पढ़ने में बहुत आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अकादमिक भाषा में नहीं लिखी गई है। पहला हिस्सा तो सिर्फ उनकी कहानी है, एक इंसान की कहानी जो दूसरे इंसानों से बात कर रहा है। वो कोई जटिल सिद्धांत नहीं समझा रहे, बल्कि अपने अनुभव बांट रहे हैं। अध्याय छोटे हैं, भाषा सीधी है। बिल्कुल, इसीलिए ये इतनी असरदार है। आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, आप उस अनुभव को महसूस कर रहे होते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जिंदगी का मतलब खोजने का काम हमारा है। हम अक्सर पूछते हैं मेरी जिंदगी का क्या मतलब है, जैसे कि जवाब कहीं बाहर से आएगा। सही कहा। और फ्रैंकलिन सवाल को ही पलट देते हैं। वो कहते हैं कि हमें जिंदगी से सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। असल में जिंदगी हम सबसे हर पल एक सवाल पूछ रही है। अच्छा। और हम अपने कामों से, अपने जीने के तरीके से, अपने फैसलों से उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। हर दिन एक जवाब है। आप आज कैसे जिए वही आपकी जिंदगी के अर्थ का एक हिस्सा है। जिम्मेदारी पूरी तरह हम पर है। जिंदगी को जवाब देना, ये सोच ही सब कुछ बदल देती है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें सिखाती है कि हमारे हालात हमें परिभाषित नहीं करते, हमारा चुनाव करता है, हमारी प्रतिक्रिया करती है। जैसा कि समीक्षा में लिखा है, ये एक ऐसी किताब है जिसे आप एक बार पढ़ते हैं लेकिन सोचते जिंदगी भर हैं। इस पूरी चर्चा से एक विचार है जो मन में अटक जाता है। अगर ये सच है कि हम अपने जीने के तरीके से जिंदगी को जवाब दे रहे हैं, तो हम सबको खुद से ये पूछना चाहिए, हमारा आज का जीवन जिस तरह हम इसे जी रहे हैं वो जिंदगी के किस सवाल का जवाब है।